तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था आदर्शवाद का अर्थ, परिभाषा और उसके सिद्धांत, और ये वीडियो आने में कुछ समय लग गया है, मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवाद में शिक्षक का प्रमुख स्थान है, यानी कि आदर्शवाद जो हमारी विचारधारा है उसमें बालक को प्रमुख स्थान देकर शिक्षक को अधिक महत्व दिया गया है। जैसे आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति हेतु शिक्षा। डॉक्टर रोज के अनुसार आत्म साक्षात्कार के लिए शिक्षक एवं बालक दोनों का होना आवश्यक है। चरम सत्य की खोज यहीं से प्रारंभ होती है कि दोनों की अंतरक्रिया के संबंध में रॉस के विचार निम्नलिखित हैं। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के संबंध पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की भांति शिक्षक भी अपनी स्वयं की अनुभूति या मुक्ति का मार्ग बना रहा है। असल में दोनों ही एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि शिक्षक सिर्फ छात्र को आत्मानुभूति या अंतर्ज्ञान प्राप्त कराने में मदद नहीं कर रहा है, वो साथ साथ अपनी भी आत्मानुभूति प्राप्त करने में अपनी सहायता कर रहा है। आगे हम बढ़ेंगे कि शिक्षक का क्या महत्व है। बौद्धिक जागरूकता के लिए शिक्षक का महत्व। छात्र एवं अध्यापक दोनों ही सीखने योग्य वातावरण को सृजित करते हैं और सत्य तथा पूर्णता तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बिना शिक्षक के सीखने की प्रक्रिया संपादित नहीं हो पाएगी। यानी आदर्शवाद में ये माना गया है कि सीखने की कोई भी प्रक्रिया बिना शिक्षक के नहीं हो सकती है। जैसे आगे हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षक को बहुत गौर रखा जाएगा, विद्यार्थी को बहुत महत्व दिया जाएगा। अगर उसमें एक बार शिक्षक नहीं भी होगा तब भी बालक सीखेगा, लेकिन वो आगे आने वाले सिद्धांतों में ऐसा हम पढ़ेंगे। लेकिन इस सिद्धांत में जहाँ तक ये बताया गया है कि कोई भी कार्य या बौद्धिक जागरूकता हो या आत्मानुभूति हो या सीखने की कोई प्रक्रिया हो, उसमें शिक्षक का बालक से अधिक महत्व है। बालक का भी महत्व है लेकिन शिक्षक प्रमुख है, बालक गौण है। अगला हम पढ़ते हैं सम्यक। इसमें सम्यक लिखा है लेकिन होता है सम्यक। व्यक्तित्व के विकास हेतु शिक्षक का महत्व। यानी एक सम्यक एक जो व्यक्तित्व आवश्यक है, नैतिक व्यक्तित्व जिसे कह सकते हैं, उसमें शिक्षक का क्या महत्व होता है। शिक्षक सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, संपूर्ण को प्रकाश में लाता है। यानी संपूर्ण यानी बालक की जो संपूर्णता है, जो उसका सत्य है, वो उसको प्रकाश में लाता है तथा संकीर्णता को समाजता का विराट रूप प्रदान करता है। यानी जो सूक्ष्म बालक है, जो बालक छुपा हुआ था, उसको प्रकाश में लाके वो उसको संपूर्णता से परिचित कराता है। यह तभी संभव है जब यह प्रसुप्त मानसिकता को जागरूक करे। यानी बालक की जो प्रसुप्त मानसिकता है उसको जागृत करने का कार्य कौन करता है? शिक्षक। और प्रसुप्त मानसिकता के जागृत होने के बाद ही क्या होगा? बालक संपूर्णता को प्राप्त करेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षक को बालक को द्वितीय जन्म देने वाला कहा है। यानी राधाकृष्णन जो कहते हैं कि शिक्षक का कार्य वह है कि जो बालक को दूसरा जन्म देता है। प्रथम जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु उसके व्यक्तित्व को उदारता एवं विराटता का स्वरूप शिक्षक देता है। सुकरात भी शिक्षक को व्यक्तित्व की दाय मानते हैं। यानी दाय कहने का मतलब यहाँ जो बालक का लालन पालन करती है और बालक को मतलब हर चीज़ की सुविधाएं प्रदान करती है। जिस प्रकार एक दाई गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित रूप से बाहर निकालती है, उसी प्रकार शिक्षक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के मानस में निहित पूर्णता को बाहर लाता है, अर्थात प्रकाश में लाता है। कहने का मतलब
जो भी जागृत अवस्था है उसमें कहीं ना कहीं आदर्शवाद शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है बालक के व्यक्तित्व में। आइए आगे हम पढ़ेंगे आदर्शवाद तथा विद्यालय। आदर्शवादी विद्यालय की आवश्यकता बालक के मानसिक विकास हेतु अधिक समझते हैं, क्योंकि बालक ही ऐसा स्थान यानी विद्यालय ही ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति को सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गुणों के अर्जन करने पर का अच्छा अवसर मिलता है। आदर्शवादी विद्यालय को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इन्हें कहने का मतलब है ये बालक जहाँ अच्छे संस्कार, अच्छे सांस्कृतिक गुणों को अर्जन कर सकता है, वह स्थान कौन सा है? वह विद्यालय है। ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए विद्यालय ही आवश्यक है। सामाजिक गुणों का विकास विद्यालय द्वारा ही संभव है। विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जिसमें बालक को विचार करने के लिए उचित निर्देश प्राप्त होते हैं। समाज कल्याण से संबंधित समस्याओं तथा उसके समाधान के लिए विद्यालय अति आवश्यक है। इनके कहने का मतलब बालक का व्यक्तित्व का विकास, बालक जो सामाजिक सांस्कृतिक गुण जो सीखता है विद्यालय के अंतर्गत सीख सकता है। यानी कहने का मतलब ये विद्यालय का होना अति आवश्यक समझते हैं। जैसे हम आगे जब प्रकृतिवाद को हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है, ना कि विद्यालय को बहुत गौर रखा गया है। उसमें कहने का जब प्रकृतिवाद हम पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि बालक प्रकृति के पास जाकर सीखता है और प्रकृति ही बालक की शिक्षक है और प्रकृति ही बालक का विद्यालय है। लेकिन ये हम पढ़ते हैं प्रकृतिवाद में, थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी प्रकार आदर्शवाद कहता है कि विद्यालय ही बालक के लिए अति आवश्यक है। विद्यालय में ही बालक हर प्रकार की शिक्षा, हर प्रकार के आदर्श, हर प्रकार के नैतिक मूल्य कहाँ सीखता है? विद्यालय में। और विद्यालय में किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद और अनुशासन। आदर्शवादियों का कहना है कि बालकों में आत्म अनुशासन की भावना जागृत करके ही उनके आध्यात्मिक मूल्य, उच्च आदर्श तथा कर्तव्य पालन जैसे गुणों का प्रादुर्भाव किया जा सकता है। यह प्रभावात्मक अनुशासन को अधिक उपयुक्त समझते हैं, जो कि सुधारात्मक दृष्टिकोण का परिचायक है। प्रोफेसर हॉर्नी के अनुसार अनुशासन का प्रारंभ बाह्य रूप से होता है, किंतु यह समचीनी होगा यदि इसका अंतः आदत निर्माण आंतरिक रूप में हो। जैसे इनका कहने का मतलब है, आदर्शवादियों का, जो हमारे आदर्शवादी विचारक हैं, इनका मानना है कि अनुशासन अपने अंदर से आना चाहिए। जब बालक आत्म अनुभूति कर लेगा तो उसमें अनुशासन अपने आप से आएगा। वो अपनी दिनचर्या, अपने गुणों, अपने व्यवहारों को अपने आप कंट्रोल करेगा। उसको कोई आवश्यक नहीं कि बाहरी रूप से उसको दंडित किया जाए, बाहरी रूप से उसको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, निर्देश दिए जाएं। तो इनका कहने का मतलब है आदर्श जो है आत्म अनुशासन की भावना के द्वारा ही जागृत होते हैं। जो अपने अंदर भावनाएं आएंगी, अपने अंदर समझ आएगी, उसके द्वारा ही बालक के अंदर अनुशासन जैसे गुण जागृत होंगे। अगला है आदर्शवाद और शिक्षार्थी। शिक्षार्थी के संबंध में प्राचीन आदर्शवादियों के विचार क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। प्राचीन आदर्शवादी विचारक शिक्षा को बाल केंद्रित न मानकर शिक्षक केंद्रित तथा पाठ्यक्रम केंद्रित मानते हैं। देखो वही बात यहाँ पे कही गई है। जो प्राचीन हमारी शिक्षा की विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं आदर्शवादी विचारधारा पे डिपेंड थी। उनका मानना था कि बाल केंद्रित शिक्षा न होकर शिक्षक केंद्रित है और पाठ्यक्रम केंद्रित है, और आशा करते थे कि शिक्षक अपने उच्च ज्ञान एवं व्यक्तित्व के द्वारा बालक को प्रभावित कर उसे एक प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित कर दें। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन आदर्शवादी शिक्षा में आदर्शों या विचारों को केंद्रित स्थान देते हैं तथा पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्श एवं मूल्यों के आधार पर करते हैं। जैसे इसमें
कहा गया है, ये शिक्षा इनके बाल केंद्रित नहीं थी, क्योंकि बालक को स्थान दिया गया, लेकिन बालक सिर्फ वही चीज़ें सीख सकता है जो शिक्षक सिखाएगा। और पहले की व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे, कि गुरुकुल प्रणाली पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी। उसमें जो भी शिक्षक सिखाता था वही शिक्षार्थी उसको शिक्षक के दिए गए ज्ञान के आधार पर उसको सीख लेता था, बिना कुछ प्रत्युत्तर किए हुए। वही। लेकिन आज की शिक्षा कैसी है? आज की शिक्षा ऐसी है कि बालक क्या सीखना चाहता है, शिक्षक वही सिखाएगा। बालक की किस में रुचि है, बालक किस प्रकार सीखना चाहता है। तो आज की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। और पहली प्राचीन शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। शिक्षक जो तरीका अपनाएगा बालक उस तरीके से सीखते थे, जो पद्धतियाँ अपनाएगा, जो सिखाना चाहेगा बालक वही सीखता था। शिक्षार्थी के संबंध में आधुनिक आदर्शवादियों के विचार। प्राचीन, अब आधुनिक आदर्शवादी क्या सोचते हैं वो हम पढ़ेंगे। प्राचीन आदर्शवादियों के विपरीत आधुनिक आदर्शवादियों का शिक्षार्थी या बालक के संबंध में दृष्टिकोण प्रकृतिवादियों से मिलता जुलता है। वे प्रकृतिवादियों की भांति बालक के प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार करते हैं। जर्मनी के आदर्शवादी पेस्टोलॉजी ने बालक की प्रकृति को जानने पर विशेष बल दिया है। यानी आधुनिक विचारवाद जो आदर्शवादी हैं वो बालक की प्रकृति, बालक क्या सीखना चाहता है, बालक किस प्रकार सीखेगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ को महत्व देते हैं, बजाय प्राचीन आदर्शवादियों के अनुसार। इसी प्रकार हार्वर्ड तथा फ्रोवेल ने शिक्षा में बालक के महत्व को स्वीकार किया है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट बताया है कि रुचि, दृष्टिकोण, योग्यता, सम्मान आदि की दृष्टि से बालक में इसी प्रकार हार्वर्ड तथा फ्रोवेल ने शिक्षा में बालक के महत्व को स्वीकार किया है। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट बताया कि रुचि, दृष्टिकोण, योग्यता, सम्मान आदि की दृष्टि से बालक में भिन्नता पाई जाती है, अतः हमें उन्हें अपनी पाई जाने वाली मनोवैज्ञानिक भिन्नता को सामने रखते हुए शिक्षा द्वारा उनके विकास में सहायता करनी चाहिए। यानी आदर्शवादी जो हमारे आधुनिक आदर्शवादी हैं उनका मानना है कि जैसे कि प्रकृतिवाद में बालक की रुचि, योग्यता, सम्मान आदि को ध्यान में रखा जाता है, उसी प्रकार हम लोग भी अपने विचारधारा में इन बातों को ध्यान में रखते हुए बालक के विकास में योगदान दें। अब आगे है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ा है। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में मानव जाति के संपूर्ण अनुभव तथा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कर्ष को स्थान मिलना चाहिए तथा आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। यानी आदर्शवादी क्या मानते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, समाज की सभ्यता, संस्कृति को अत्यधिक मतलब इनको स्थान देना चाहिए, कि बच्चों को इन चीज़ों से परिचित कराना चाहिए कि हमारी सभ्यता कैसी है, संस्कृति कैसी है, और मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को भी स्थान दिया गया है। लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया कि संस्कृति और सभ्यता से बालक हमारे परिचित हों। पाठ्यक्रम मानव विचारों तथा आदर्शों पर निर्भर होना चाहिए। जैसे इनका मानना है कि आदर्शवादी दार्शनिकों का विचार है कि पाठ्यक्रम मानव के विचारों, आदर्शों तथा अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मानव के विचार, आदर्श और उनके अनुभव हैं उनके आधार पर पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो अपनी तथा संस्कृति तथा सभ्यता विकसित की है। इन्होंने हमारी संस्कृति और सभ्यता विकसित की है। पाठ्यक्रम में उन्हीं का प्रतिबिंब होना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के विषयों का स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवीय विषय हमारे कौन कौन से हो जाते हैं,
जैसे मानव के अनुभव और जो हमारे ह्यूमन सब्जेक्ट हैं, जैसे सभ्यताएं, संस्कृति, मानव की विचारधाराएं, जैसे हम वाद वगैरह पढ़ते हैं, इनको स्थान दो, दार्शनिक चीज़ों का स्थान देना और सभ्यताओं और संस्कृति का स्थान देना, इतिहास, भूगोल, इन सारे विषयों का स्थान देना और साथ ही वैज्ञानिक विषयों को भी स्थान देना इन्होंने उचित समझा है। रॉश महोदय ने लिखा है, मानव को सच्चे तथा विशिष्ट अर्थ में मानव होने के लिए अपनी इस विरासत को ग्रहण करना चाहिए। उसे वह सामान्य संस्कृति व अपने लिए पुनः प्राप्त और अर्जित करना चाहिए और हो सके तो सामान्य भंडार में कुछ बढ़ाना चाहिए। यानी रॉश ने वही बात कही है कि मानव को अपनी सभ्यता, संस्कृति को समझना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इसको अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। अगला है शाश्वत मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान। आदर्शवादी शाश्वत मूल्यों को अर्जित करना शिक्षा का परम लक्ष्य मानते हैं। शाश्वत मूल्य मतलब जो सत्य है, जो सांसारिक सत्य है, जो कभी नष्ट नहीं होता। बालक को उन चीज़ों से परिचित कराओ। मतलब उन्होंने कहा है कि भौतिकता सत्य नहीं है, विचार सत्य है। यानी इसके पीछे जाओ, इसके बारे में सोचो, सत्य क्या है। तो इन्होंने कहा है कि शाश्वत मूल्यों से बालक को परिचित कराना चाहिए। इसीलिए शाश्वत मूल्यों को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन मूल्यों से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। दूसरे शब्दों में आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम तथा धर्म का पाठ्यक्रम में विशेष स्थान होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब सत्य, यानी जो सच्चे है, संसार की सच्चाई है, वही क्या है, सुंदर है। शिवम मतलब जो सुंदर है वही शिव है, वही सत्य है। उसको हमको, हमारे बालकों को इससे परिचित कराना चाहिए। प्लेटो के शैक्षिक विचारों पर आधारित पाठ्यक्रम। सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के अनुसार जीवन के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करना है, जिसकी पूर्ति सत्यम शिवम सुंदरम, जो मनुष्य की भौतिक, कलात्मक तथा नैतिक क्रियाओं से संबंधित हैं, इन 3 शाश्वत आदर्शों के प्राप्त करने में है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का निम्न स्वरूप होना चाहिए। वही बात है कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसी चीज़ों से बालक को रूबरू कराना चाहिए। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण पद्धतियाँ, यानी जो भी चीज़ें हैं बालक को पाठ्यक्रम जो हमारा बनाया गया है आदर्शवादियों के अनुसार, उनको पढ़ाने के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, इस बारे में पढ़ेंगे। और संपूर्ण वीडियो को देखें और हमारे जो वीडियो में कमियां रह गई हैं और उनको कृपया कमेंट करके हमको बताएं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि क्या कमियां हैं और हम आपके लिए किस तरीके से अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे हम भी वीडियो बनाना सीखेंगे, आप लोगों को अच्छा कंटेंट देंगे और धीरे धीरे हम में भी प्रोग्रेस होगी और धीरे धीरे हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आप में भी प्रोग्रेस हो। और जो भी आपके मन में भाव आते हैं इस वीडियो को देख के कि किस तरीके से आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, तो कृपया हमको कमेंट के माध्यम से इस बात को बताएं। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन विद स्वाति में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम स्पेशल पेपर भी बहुत जल्दी ही पढ़ाएंगे आपको, और इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे हम इस तरह से आगे बढ़ें। धन्यवाद, शुक्रिया।